दोपहर के 3 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश के उस हिस्से से जहां लगातार सेना एक्शन में है। दरअसल जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों की फायरिंग में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हुआ है। आतंकियों की फायरिंग में 3 सीआरपीएफ के जवान घायल भी हुए हैं। वहीं एक नागरिक की भी गोली लगने से मौत हुई है। सोपोर में आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों पर फायरिंग कर दी है। सुरक्षा बल के जवान गश्त कर रहे थे, तभी आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बल के जवानों ने भी आतंकियों पर जवाबी फायरिंग की है। जिस टाइम में सीआरपी के जवान गाड़ी से डिबोर्ड कर रहा था, उसी टाइम मस्जिद के अंदर से अंधाधुंध फायरिंग आना शुरू हो गया, जिसमें सीआरपीएफ के एक जवान शहीद हो गए, 3 जख्मी हो गए। वहाँ से कार में 65 ईयर्स ओल्ड एक बशीर साहब जा रहे थे। उसके गाड़ी में एक छोटा बच्चा था। वो पैनिकली गाड़ी से निकल के बच्चा को लेकर भागना चाहा, उनको भी गोली लग गया, उसमें उनकी जान गई है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला जुड़ रहे हैं। रिफत, फिलहाल जिस तरह से आतंकियों पर एक्शन में है सेना, उससे बौखलाहट साफ नजर आ रही है। इसीलिए तो सीआरपीएफ की टीम जो गश्त करने गई थी, आतंकियों ने उन्हें टारगेट पर लिया। देखिए प्रीति, जिस तरीके से हमला हुआ, ये मिलिटेंटों ने हमला किया था सीआरपीएफ को निशाना बनाने के लिए। आपको मालूम है कि वहाँ पे एक सिविलियन की भी मौत हुई। हालांकि आईजी का ये कहना है कि वो गाड़ी में जा रहे थे, 65 साल शख्स, और बाद में जब वहाँ पे फायरिंग हुई वो गाड़ी से उतरे और उसके बाद उसे गोली लगी। तो लेकिन जिस तरीके से ये हमला हुआ है, इसमें एक जो 4 सीआरपीएफ के लोग घायल हुए थे और उसमें से एक जो है जख्मी किताब न लाकर चल बसा। और दूसरी तरफ से आपको मालूम है कि त्राल एरिया में भी जो है कॉर्डन सर्च ऑपरेशन रात के दौरान शुरू किया गया था। फायरिंग का सिलसिला जारी था, लेकिन हमले जो हैं नॉर्थ कश्मीर में इससे पहले भी हुए हैं। सीआरपीएफ पे एक हमला हुआ था, उसमें 3 सीआरपीएफ के लोग जो है मारे गए थे और उसमें भी एक सिविलियन की मौत हुई थी क्रॉस फायरिंग में। तो इसी तरीके से आपको मालूम है कि बिजबिहारा में एक अटैक हुआ था कुछ दिन पहले, जिसमें एक सीआरपीएफ वाले की मौत हुई थी उस अटैक में, और साथ ही एक बच्चा जो है उसको भी गोली लगी थी और वो भी ऑन स्पॉट हॉस्पिटल पहुंचने के बाद विद इन 6 मिनट्स उसकी डेथ हो गई थी। तो लगातार एक तरफ से एनकाउंटर्स जारी हैं जो इनिशिएट करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे आर्मी हो, पुलिस हो या सीआरपीएफ हो। वो जहां पे भी उनको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है वहां पे वो जाते हैं, कॉर्डन करते हैं और उसके बाद घेरे में लेते हैं मिलिटेंटों को और उनके साथ मुठभेड़ चलती है। लेकिन कुछ जगहों पे जो है मिलिटेंट इनिशिएट करते हैं, वो अटैक करते हैं सुरक्षा बलों पे, चाहे वो सीआरपीएफ हो, इवन बीएसएफ हो, आर्मी हो या पुलिस हो। तो इसी तरीके से सीआरपीएफ, जिस तरीके से आईजी का कहना है कि वहां पे वो मस्जिद के साथ में थे या मस्जिद में थे, उसके बाद उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की सीआरपीएफ पे। तो उससे जो है पहले सीआरपीएफ के 4 लोग घायल हुए, उसमें से एक जो है क्रिटिकली इंजर्ड था और उसकी मौत हुई है। और बताया जा रहा है 2 और भी क्रिटिकल गंभीर है उनकी हालत, लेकिन वो हॉस्पिटल में हैं अभी। लेकिन इस बच्चे के जो खास तौर से पिक्चर आए, क्योंकि ये सिविलियन जो था 65 साल सिविलियन, बताया जा रहा है कि वो गाड़ी में था, ब्लैक आल्टो कार थी। और उसके बाद पिक्चर्स ऐसी आई कि वो एक तो पहले पिक्चर ऐसी आई कि पुलिस वाला उस बच्चे को लेके जा रहा था, बताया गया कि पुलिस ने उस बच्चे को रेस्क्यू किया। लेकिन उसके बाद कुछ और पिक्चर्स आई जिसमें ये देखा गया कि जो उस शख्स की लाश थी, जो इसके नाना हैं, और उसके लाश के ऊपर बैठा हुआ था ये बच्चा। बहुत ही डिस्टर्बिंग पिक्चर्स थी, वायरल हो गई वो पिक्चर्स। और उसके बाद इसी बच्चे को देखा गया कि वो पुलिस की गाड़ी में रो रहा था और इसी अपने नाना को ढूंढ रहा था। हालांकि वहाँ पे पुलिस के लोग उसे बहुत टॉफी वगैरह देने की बात कर रहे थे और साथ ही उसे बहलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बच्चा लगातार रो रहा था। तो वो दिल दहलाने वाली पिक्चर्स हैं या दिल दहलाने वाली वीडियोस जो हैं सामने आए, जब बिजबिहारा का भी अटैक हुआ या आज का भी अटैक हुआ। तो इसका मतलब रिफत, साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर में आतंकी मासूमों के सामने भी नहीं पसीज रहे हैं। और सच्चाई तो यह है कि सोपोर में भी आतंकियों का क्रूर चेहरा दिखा, जब फायरिंग में एक 3 साल का मासूम फंस गया, जिसका जिक्र अभी रिफत भी कर रहे थे। आतंकियों ने 3 साल के मासूम के बुजुर्ग रिश्तेदार को निशाना बनाया। इस दौरान इस मासूम के लिए सुरक्षा बल मसीहा बने और बच्चे को वहां से सुरक्षित निकाला और उनके परिवार तक पहुंचाया। कुछ दिन पहले एक 9 साल का मासूम भी आतंकियों का शिकार बना था। बिजबिहारा इलाके की जो खबर अभी रिफत भी हमें दे रहे थे, ये कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है आतंकियों के जरिए। हम लेके जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर, देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे।
हम लेके जा रहे हैं, जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर, देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। हम लेके जा रहे हैं, जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर, देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग हमारे लिए ये था कि जब हमने एक छोटा बच्चा देखा 2-2.5 साल के करीब जो है वो इर्द गिर्द घूम रहा है, और मीनवाइल जो है जैसे ही हम पहुंचे उस वक्त भी काफ़ी फायरिंग वहाँ से अपोजिट साइड से आ रही थी। ये जो बच्चे को हमारा सबसे पहले था कि वो व्यू ब्लॉक किया जाए और इस बच्चे को वहाँ से उठाया जाए। तो हमने अपनी गाड़ियाँ सारी लगा के, जो BP गाड़ियाँ हमारे पास थी उस वक्त CRPF की थी, पुलिस की, सारी व्यू ब्लॉक करके जो अपोजिट साइड से फायर आ रहा था तो इस बच्चे को इवोकेट करना हमारी प्रायोरिटी थी। और हमारा काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि सामने से फायर आ रहा था, कोई आड़ नहीं थी, कुछ नहीं था, वहाँ से उठा के हमने इसको लिया। रिफत, CRPF के इन जवानों ने इस बच्चे को बचा लिया, लेकिन ये जो वीडियो इस वक्त हम देख रहे हैं, मैं सोच नहीं पा रही कि मैं सवाल क्या करूं। इस बच्चे के भीतर इतनी दहशत है, वो अपने आंसू किस तरह पोंछ रहा है किसी बड़े की तरह। मैं समझ नहीं पा रही कि मैं इन तस्वीरों को क्या करके रोक सकती हूँ। मतलब वहाँ पर इतने ज़्यादा आतंकियों के हौसले बुलंद हैं कि वो मासूमों को टारगेट कर रहे हैं। अब उनकी कायराना हरकत इस कदर हो गई है। प्रीति, मैं इन सभी पिक्चर्स हैं या वीडियोस हैं, इनका नाम कश्मीर बताऊंगा। ये कश्मीर के हालात हैं, और यकीन मानिए जब बिजबिहारा में वो बच्चे की तस्वीरें आई और बहुत ही मतलब दुख भरी कहानी है कश्मीर की, और ये पहली बार नहीं है कि किसी सिविलियन की मौत हुई, किसी बच्चे की कभी मौत हुई। ये 89 से इस तरीके के हालात हम यहाँ पे देख रहे हैं। कोई क्रॉस फायरिंग में मरता है, कोई जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जहाँ पे जाते हैं एनकाउंटर में कहीं पे किसी को गोली लगती है मिलिटेंटों की तरफ से, चाहे वो सरपंच हो, पंच हो, पुलिस वाले हों, CRPF वाले हों, आर्मी वाले हों, उनकी गोली उनको लगती है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इसमें यहाँ सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होते हैं वो यहाँ के लोग हैं। आपने कहा कि आप कैसे इन पिक्चरों को बयान करेंगे, मैं भी ये कहता हूँ कि मेरे पास भी अल्फाज नहीं है कि जब मैं इस तरीके की तस्वीर देखता हूँ तो वाकई इंसान डिप्रेशन में आ जाता है। और मैंने पिछली बार भी जब बिजबिहारा वाला अटैक हुआ था उस दिन भी मैंने कहा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी आबादी है लोगों की जो डिप्रेशन का शिकार हुए हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर का शिकार हुए हैं, क्योंकि वो रोज़ इस तरीके के हालात देखते हैं। जो बच्चा अपने नाना के पेट पे था जब वो मरा हुआ था, क्या इसके जहन से ये पिक्चर्स निकलेंगी, या इस बच्चे के बाप से जिसने अपने बच्चे को अपने नाना के ऊपर देखा जिसकी बॉडी पड़ी थी, डेड बॉडी। और ये जो पिक्चर्स हैं, क्या क्योंकि सोशल मीडिया में वायरल हो गई हैं, मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में वायरल हो गई हैं, क्या ये दर्द जो है ये कभी कम हो सकता है उनसे? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो दर्द भरी कहानियाँ श्रीनगर से या कश्मीर घाटी से आती हैं। और आज भी हमने ये दर्द भरी कहानी देखी जहाँ पे एक छोटा बच्चा डेड बॉडी पे था और उस डेड बॉडी जो है वो उसके नाना की थी और वो फायरिंग में मारा गया। मिलिटेंट्स बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है। बिजबिहारा में देखे, आसोपुर में देखे, जहाँ भी सिविल के मूवमेंट होता है, चाहे बूढ़ा हो बच्चा को, वहाँ भी ये सिक्योरिटी फोर्स पुलिस पर फायरिंग करता है। मिलिटेंट्स जानबूझ के करता है ऐसा काम कि लोग पुलिस के खिलाफ, सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ रोड पर आए, एक मिसकंसेप्शन फैला हो, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो, और आने वाले दिन में हो सकता है इस टाइप की कार्रवाई मिलिटेंट और करे। उनका एक ही मकसद है कि किसी ढंग से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को खराब करना, और इनकाउंटर साइट पर लोग पथराव शुरू करें कि सिक्योरिटी फोर्स पुलिस को अपने काम करने में दिक्कत हो। पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने कश्मीर के सोपुर में बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है। यह पाकिस्तान के आतंकवादियों का कुकृत्य है। हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तो चुन चुनकर पाकिस्तान के इन दरिंदे आतंकवादियों को मौत के घाट उतारेंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पाकिस्तान के स्कार्दू एयरबेस पर चीन के फाइटर एयरक्राफ्ट देखे गए हैं। पाकिस्तान का स्कार्दू एयरबेस POK में है और लद्दाख से बेहद करीब है। स्कार्दू की लेह से दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। जून में चीन के करीब 24 फाइटर विमान
स्कार्दू एयरबेस आने की खबर आई थी और दरअसल हाल ही में पाकिस्तान ने चीन की मदद से स्कार्दू में रनवे तैयार किया है। संदीप बोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, ये जो पाकिस्तान की मदद चीन ले रहा है और पाकिस्तान ने चीन की मदद से स्कार्दू में रनवे तैयार किया है, ये सब जो खबरें सामने आ रही हैं, इन्हें भारत किन मायनों में समझे? देखिए, भारत की तरफ से पूरी निगरानी जो है किसी भी ऐसे मूवमेंट पर बनी हुई है जो कि चीन और पाकिस्तान के बीच में किसी तरीके गठजोड़ दिखाता है। जिस तरह से स्कार्दू का एयरबेस जो कि पिछले कुछ दिन पहले ही जो है इसको रिफर्निश किया गया था, जो रनवे है उसको नए तरीके से बनाया गया था और बताया यही जा रहा था कि चीन जो है उसको फंडिंग कर रहा है और वही जो है वहाँ पे ये सारे बेसेस तैयार कर रहा है। इसके पीछे की वजह सिर्फ यही है कि जिस तरीके से बाकी अलग अलग देशों में चीन जो है अपनी सामरिक दृष्टिकोण से उन सब चीजों को एक्वायर कर रहा है। अगर मसलन बात करें तो हम्बनटोटा जो बंदरगाह है श्रीलंका में, उसको जो है उसने बनाने के लिए उसने हामी भरी थी, उस पर काम कर रहा था। ग्वादर हो गया और अब जो है ये जो गिलगित बाल्टिस्तान में जो स्कार्दू एयरबेस है उसको जो है उसने बनाया। तो यानी कि जिस भी वक्त चाहे वो उन सब इलाकों का इस्तेमाल कर सके, क्योंकि चीन जो है लगातार पाकिस्तान पर इतना कर्ज जो है उसके ऊपर डाल रहा है कि अब पाकिस्तान को जब जो चाह के भी जो है उसको मना नहीं कर सकता है। और जिस तरीके से एक ड्रिल जो है पिछले इस जून में जो देखी गई, तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा एयरक्राफ्ट जो है वहाँ पे दिखे, J-10 जो फाइटर है वो वहाँ नजर आए हैं। और ये वाकई चिंता वाली बात है, क्योंकि चीन अगर अपने युद्ध की स्थिति में अपने इलाके से फाइटर को उड़ाकर भारतीय सीमा तक पहुंचाने में उसको खासा मशक्कत होगी। और ये चौकसी भारत की तरफ से इसलिए बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि लेह से स्कार्दू की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर की है और इसको नापना विमान के जरिए कितना आसान हो सकता है, जिसकी तैयारी चीन और पाकिस्तान कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि भारत भी पूरी तैयारी के साथ है। भारत भी लगातार हवाई निगरानी रख रहा है और जमीन से हो या आसमान से है, पूरी चौकसी बरती जा रही है। इधर बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां पुलिस ने कोरोना पर काबू पाने के लिए पूरे शहर में 15 जुलाई तक धारा 144 को आगे बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने कंटेनमेंट जोन में एक साथ 2 लोगों के निकलने पर पाबंदी लगा दी है। मुंबई में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। महाराष्ट्र इस वक्त भारत में नंबर 1 पर है, जहां कोरोना के केसेस सबसे ज्यादा है और मुंबई वो इलाका है जहां पर बहुत ज्यादा केसेस तेजी से आ रहे हैं। और ऐसे में पुलिस ने कोरोना पर काबू पाने के लिए पूरे शहर में 15 जुलाई तक धारा 144 को आगे बढ़ा दिया है। इधर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से खबर है, जहां एक साथ 1008 एम्बुलेंस लॉन्च की गई है। मुख्यमंत्री जगन मोहन ने हेल्थ इमरजेंसी सर्विस के लिए इन एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई है। राज्य के दूसरे जिलों के लिए ये रवाना हुई। इन एम्बुलेंस को जरूरत के हिसाब से 3 हिस्सों में बांटा गया है। इसके लिए 200 करोड़ से ज्यादा का खर्च आया है। तो कोरोना से लड़ने के लिए लोगों के पास ये भी सुविधा नहीं है कि वो अस्पताल कैसे पहुंचे। उम्मीद है कि इन एम्बुलेंस का इस्तेमाल उसी लड़ाई में बेहतर तरीके से लड़ने में किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की तस्वीरें, जहां पर 1008 एम्बुलेंस लॉन्च की गई है। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने हेल्थ इमरजेंसी सर्विस के लिए इन एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई है और राज्य के दूसरे जो जिले हैं उनके लिए इन्हें रवाना किया है, जिन्हें 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। 200 करोड़ रुपए खर्च आए हैं इस पूरे अभियान में। मध्य प्रदेश के कटनी से एक तस्वीर सामने आई है। वो तस्वीर है नदी पर बने एक पुल को धमाके से ढहाने की। पुल का एक स्लैब टूट गया था, जिसके बाद किसी बड़े हादसे से बचने के लिए पुल को धराशायी कर दिया गया। इसके लिए 1 हफ्ते पहले से ही पुल के नीचे ड्रिल करने का काम शुरू था, जिसके बाद उसमें डायनामाइट बिछाकर ब्लास्ट से उसे ढहा दिया गया। चलिए भारत के कोरोना आंकड़ों पर अब एक नजर डाल लेते हैं। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5.25 लाख के पार हो गया है। देश में अब तक 5,85,493 ये आंकड़ा पहुंचा है। इनमें 3,47,979 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 17,400 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल भारत में कोरोना के 2,20,114 एक्टिव केस हैं।
और देश के ज़्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज़्यादा हैं। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र के हैं, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की संख्या 75,000 को पार कर गई है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहाँ कोरोना मरीज 90,000 हो चुके हैं। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में दिल्ली नंबर 3 पर है, जहाँ पर कोरोना के मामले 87,000 से ज़्यादा हो गए हैं। गुजरात चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 32,000 को पार कर गया है। और 5वें नंबर पर अब उत्तर प्रदेश आ गया है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या लगभग 32,000 से ज्यादा हो चुकी है। और दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर गया है। दुनिया में कोरोना का आंकड़ा 1,04,50,000 से ज्यादा हो चुका है, जिनमें 53,36,996 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 5,10,632 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दुनिया भर में फिलहाल कोरोना के 46,03,000 एक्टिव केस हैं। और कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 188 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में है, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत खराब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर आता है अमेरिका, जहां कोरोना के मरीज 26,34,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। वहीं ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 14,02,000 के पार हो गई है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 6,46,000 के पार है। भारत चौथे नंबर पर है, जहां पर मरीजों का आंकड़ा 5,85,000 से ज़्यादा हो चुका है। वहीं ब्रिटेन 5वें नंबर पर पहुंच गया है, जहां मरीजों की संख्या 3,14,000 से भी ज़्यादा हो चुकी है। और इधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तेल की कीमतों के लगातार बढ़ने के खिलाफ रैली निकाली है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर से रैली बीजेपी कार्यालय तक जा रही थी, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही बैरिकेड लगाकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर ही बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने मास्क तो जरूर लगाया, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। और इस बीच पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और बस में बिठाकर उन्हें वहां से हटा दिया। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी मुख्यालय को घेरने के लिए आगे बढ़ रही है। यहाँ आप देखेंगे पुलिस की बैरिकेडिंग है। दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो दूसरी तरफ से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। ये लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम इस पूरे प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेड के पास ही फिलहाल खड़े हो गए हैं और यहाँ बैरिकेड लगाकर पुलिस ने इन्हें रोका है। इसके पीछे तक आप देखेंगे तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि कोरोना काल में लोगों के पास आमदनी का साधन नहीं है और उस पर पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम जो हैं वो महंगाई को भी और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तस्वीरें एक बार फिर दिखाएं आपको। पीछे तक ये तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और फिलहाल पुलिस ने इन्हें यहाँ पर रोक लिया है। तमाम लोग यहीं बैरिकेड के पास अब जो है वो बैठ गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं कोई पालन करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में लगातार अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं कि जो लोग यहाँ आए हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन बावजूद इसके आप यहाँ पर देखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, लेकिन बैरिकेड के पास ये तमाम लोग यहाँ पर बैठ गए हैं। और दिल्ली के मंगोलपुरी में आम आदमी पार्टी की विधायक राखी बिरलान ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। राखी बिरलान ने स्कूटर की शव यात्रा निकालकर सरकार पर लोगों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़े हैं। इसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी देश भर के अंदर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराते हुए केंद्र सरकार से गुहार लगा रही है, अपील कर रही है कि तुरंत प्रभाव से जो है पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने चाहिए। जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंदर क्रूड ऑयल के दाम कम हो रहे हैं, वहीं देश के अंदर भारत के अंदर देखा जा रहा है हर दूसरे दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, डीजल की बेतहाशा कीमतें बढ़ाई जा रही हैं।
मध्य प्रदेश के उज्जैन से खबर है, जहां अस्पताल में एक पुलिसकर्मी और डॉक्टर के बीच मारपीट हो गई है। आरोप है कि अपना इलाज करवाने पहुंचे पुलिसकर्मी को अस्पताल में एक वार्ड से दूसरे वार्ड घुमाए जाने की वजह से उसे गुस्सा आ गया और उसने डॉक्टर के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस बीच डॉक्टर के बचाव में आए उसके सहयोगियों की भी पुलिस वाले ने पिटाई की, जिसके बाद डॉक्टरों ने भी पुलिस वाले पर हाथ उठा दिया। ये पूरी घटना अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद सामने आई तस्वीरों में अस्पताल में तोड़फोड़ भी नजर आई। तो उज्जैन के अस्पताल की ये तस्वीरें हैं। दरअसल ये मामला इसलिए बिगड़ा क्योंकि मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक अस्पताल में पुलिसकर्मी और डॉक्टर के बीच मारपीट हो गई। आरोप तो ये है कि अपना इलाज करवाने पहुंचे पुलिसकर्मी को अस्पताल में एक वार्ड से दूसरे वार्ड में घुमाया जा रहा था, जिस वजह से पुलिस वाला गुस्से में आ गया और उसने डॉक्टर की पिटाई शुरू कर दी। इस बीच डॉक्टर को बचाने आए उसके सहयोगियों को भी पुलिस वाले ने नहीं बख्शा और उनको भी पीटा, जिसके बाद डॉक्टरों ने भी पुलिस वाले पर हाथ उठा दिया। ये पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी में कैद हुई, जिसके बाद सामने आई तस्वीरों में अस्पताल में तोड़फोड़ भी नजर आई। और इस बीच खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य सरकार के सभी दफ्तरों में मराठी भाषा के इस्तेमाल का होना जरूरी कर दिया है। नए आदेश के जरिए साफ किया गया है कि सभी सरकारी आदेशों, पत्र व्यवहार और दिशा निर्देशों के लिए मराठी भाषा को आधिकारिक उपयोग में लाया जाएगा। उद्धव सरकार ने इस आदेश को नहीं मानने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का भी ऐलान किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से लड़ाई के दौरान उद्धव सरकार के फैसले के तौर पर देखी जा सकती है कि अब मराठी आधिकारिक भाषा बनेगी महाराष्ट्र में। एक शासनादेश निकाला है और कहा है कि सारे पत्राचार हों, पत्र व्यवहार हों, सरकारी आदेश हों या जो भी सारी चीज़ें सरकार के द्वारा कही जाती हैं, सरकारी दफ्तरों में कही जाती हैं, वो सब मराठी में होना चाहिए, दूसरी भाषाओं में नहीं होना चाहिए, नहीं तो उस अधिकारी को दंडित किया जाएगा। देखिए, ये नियम तो पहले से ही था, उसको फिर से रिफ्रेश किया गया है और क्योंकि ये महाराष्ट्र है तो मराठी में अगर इसका कारोबार होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छी बात है। और आज की तारीख में तो आजकल तो इतना डेवलप हो गया है कि जिसको अगर मराठी नहीं आती तो वो सीखना चाहिए और अगर उसको कोई चीज़ को समझना है तो ट्रांसलेशन तो हर जगह, आज फेसबुक पे आप डालो तो ट्रांसलेशन मिलता है, व्हाट्सएप पे डालो तो ट्रांसलेशन मिलता है। भाषा का अभी कोई इतना ये नहीं रह गया कि भाई आदमी को नहीं आया तो समझ नहीं पाएगा आप, तो मुझे लगता नहीं कि इसको कोई ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत है। महाराष्ट्र है, मराठी भाषा में ही कामकाज होना चाहिए। और इधर आइए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। असम में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी समेत वहां की कई नदियों का पानी उफान पर आ गया है। रिहायशी इलाकों में ये पानी घुस गया है। पानी इतना भर गया है कि सड़कें, खेत, मैदान दूर दूर तक नजर नहीं आया, जबकि मकान में भी पानी कई फीट तक घुस गया है। लोग लगातार इन हालातों से निपटने की कोशिशों में जुटे हैं। सिर्फ ऊंचे पेड़ ही पानी के ऊपर दिखाई दिए। बाढ़ की वजह से लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ा। वहीं कुछ बच्चे जान जोखिम में डालकर बड़े बड़े बर्तनों में बैठकर नदी बाढ़ के पार नदी में जो बाढ़ का पानी है उसको लगातार उससे जूझते दिखे। बाढ़ की वजह से अब तक 27 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि असम के 23 जिले प्रभावित हैं, जबकि 2000 से ज़्यादा गांव पानी से तबाही जूझ रहे हैं। और देखिए किस तरह से नाव का सहारा लेना पड़ रहा है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह। आप देखिए, अमूमन जो घर दिखते थे ज़मीन पर वो पानी में दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पानी पर लोगों ने घर बना लिए हैं। लगभग आधे पेड़ पानी में डूब चुके हैं। और इधर असम के कांजीरंगा नेशनल पार्क की तस्वीरें देखिए। भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बने हैं। बताया जा रहा है कि नेशनल पार्क का 70% हिस्सा पानी में डूब गया है, जिससे जानवरों को परेशानी हो रही है। दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आया, जिसमें कई एकड़ ज़मीन पानी में डूबी दिखी। नेशनल पार्क में पानी भरने की वजह से जानवर सड़क पर दिखने लगे। प्रबंधन एक रेस्क्यू टीम बनाकर जानवरों को सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिशों में लगा है। और यूपी के बलिया की अब तस्वीरें देखिए, जहां घाघरा नदी का पानी बारिश की वजह से उफान पर है। नदी में पानी बढ़ने से किनारे की ज़मीन कटने लगी है। नदी के आसपास के कई एकड़ ज़मीन पानी में डूब गई है, जबकि कटाव की वजह से एक पेड़ नदी के पानी में गिर गया।
जमीन कटने की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। नदी के पास रहने वाले लोग परेशान हैं और नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों की शिकायत है कि उनकी तरफ जो समस्या है उस पर प्रशासन का कोई ध्यान ही नहीं है। दार्जिलिंग की तस्वीरें हैं अब आपके सामने और ये पहली तस्वीर ही कितनी डरावनी है। सोचिए, भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर ज़मीन खिसक गई है। एक इलाके में ज़मीन खिसकने से नेशनल हाईवे का एक हिस्सा ही टूट गया है, खाई में गिर गया है। सड़क का हिस्सा धंस जाने की वजह से उस रास्ते को बंद करना पड़ा है। तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल की तस्वीरें देखिए, किस तरह से एक पूरा का पूरा सड़क का बड़ा हिस्सा एकदम ख़त्म हो चुका है। ये बिल्कुल दरक चुका है और रास्ता पूरी तरह से बंद है। लेकिन सोचिए कि अगर कोई गाड़ी यहाँ पर आती और इस तरह का गड्ढा होता जो पूरी तरह से ज़मीन खिसक गई है तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि एहतियातन दार्जिलिंग में ये लाल झंडे लगा दिए गए हैं, यानी कि खतरे का निशान, ताकि कोई इस तरफ ना आए। मध्य प्रदेश के आगर में मालवा में बारिश की वजह से नदी नालों में पानी उफान पर है, जिसके बाद पानी सड़कों और पुलिया के ऊपर से बहने लगा है। पानी के बहाव के बीच से गाड़ियां गुजरती रहीं। लोग जान जोखिम में डालकर अपनी गाड़ियां लेकर वहां से गुजरते दिखे। गाड़ियों की रफ्तार धीमी होने की वजह से सड़कों के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। इस बीच वहां लोगों की भीड़ भी जुट गई। सड़क पर तेज पानी के बहाव के बीच एक एम्बुलेंस भी वहां से गुजरती दिखी। आगर मालवा मध्य प्रदेश की तस्वीरें। लोग परेशान हैं भारी बारिश की वजह से और नदियां उफान पर हैं। ऐसे में एक एम्बुलेंस को भी इन्हीं रास्तों से होकर जाना है। बीमार है इतना एक इंसान कि उसे अब अस्पताल पहुंचाना ही होगा। एम्बुलेंस के पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन किस तरह से इस मुश्किल भरे हालात में भी इस बड़ी चुनौती को पार करना होगा। मध्य प्रदेश आगर मालवा की तस्वीरें, और ये तो एक दो घटनाएं जो तस्वीरों में कैद हो रही हैं, लेकिन रोज़ाना इस बारिश और इस बाढ़ जैसे हालात के बीच लोगों को आना जाना पड़ रहा है, अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ रहा है। इसमें महिलाएं पुरुष तो शामिल हैं, कई ही जगह तो बच्चों को भी इस तरह से आफत में रास्ता पार करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के दमतरी की अगली तस्वीर आपके सामने। भारी बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। लोगों की गाड़ियां पानी में कुछ फीट तक डूबी हैं। सड़कों पर पानी भरने से सड़कें दिखनी बंद हो गई हैं। लेकिन लोगों की परेशानी तब और बढ़ गई जब नालियों का पानी सड़क पर आ गया है। लोगों को इन्हीं नालियों के पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प है नहीं और कोई रास्ता है नहीं। गाड़ियां भी इसी तरह गुजर रही हैं और ये लगातार बारिश हो रही है। और ये दमतरी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर लोग बहुत परेशान हैं। छत्तीसगढ़ के दमतरी में अभी भी बारिश हो रही है। मानसून ने इस कदर वहां की सड़कों को गायब कर दिया है कि जहां नज़र डालिए पानी दिखेगा। पानी के नीचे एक आधा फीट के नीचे जब आप जाएंगे तब आपको सड़क महसूस होगी, नहीं तो उससे ऊपर पानी ही पानी दिखेगा। बारिश की वजह से कई राज्यों में रिहायशी इलाकों में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। बिहार के नवादा की ये तस्वीरें हैं, पटना की भी तस्वीरें हैं, जहां पानी भर गया है इलाकों में और लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। वहीं यूपी के गोरखपुर में घरों के सामने पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को कई फीट तक पानी में डूबकर गुजरना पड़ रहा है। तो तीन तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, नवादा बिहार की, पटना की और साथ ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की, जहां पर लोगों के जो गली मोहल्ले हैं वहां पर काफ़ी पानी भर गया है। अब लोगों को सोचना पड़ेगा कि इन गली मोहल्लों से निकलने से पहले वो कैसे निकलेंगे, क्योंकि नाली और नालों का पानी मिक्स हो गया है, मिल गया है, सड़कों पर आ गया है और इसी में दुपहिया वाहन, चारपहिया वाहन, सबको इसी तरह से गुजरना है और कोई चारा नहीं बचता है इनके पास। लगातार भारी बारिश ने दक्षिण पश्चिम चीन में तबाही मचाई है। यूनान प्रांत में चाओत्सोंग में बाढ़ से हालात बेकाबू है। कई लोग बेघर हो गए हैं, जबकि कई लोग बाढ़ में फंस गए हैं। इस बीच रेस्क्यू टीम कई इलाकों में लोगों को बचाने की कोशिश में लगी है। पानी का बहाव इतना ज़्यादा है कि सड़कें और मैदान का दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है। कई इलाके इतने ज़्यादा पानी से भर गए हैं कि कई इमारतों को कई फीट तक पानी में डूबा हुआ देखा जा सकता है।
बताया गया है कि सिचुआन प्रांत में बाढ़ से इतनी तबाही मची है कि 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 लोग लापता हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां इस साल कोरोना की वजह से लालबाग के राजा की स्थापना नहीं होगी। कोरोना के बढ़ते असर की वजह से लालबाग के राजा गणपति मंडल ने इस बार मूर्ति की स्थापना नहीं करने का फैसला किया है। साल 1934 के बाद ऐसा पहली बार होगा, लालबाग के राजा की स्थापना नहीं होगी। तो लालबाग की जो राजा की तस्वीरें आती थी वो अपने आप में अलौकिक, अद्भुत होती थी और आस्था पूरी तरह से लबरेज होती थी जब गणेशोत्सव चलता था। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि कोरोना की वजह से लालबाग के राजा की स्थापना इस बार नहीं की जाएगी। कोरोना के बढ़ते असर की वजह से लालबाग के राजा गणपति मंडल ने इस बार मूर्ति की स्थापना नहीं करने का फैसला किया था। साल 1934 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब लालबाग के राजा की स्थापना नहीं होगी। देश के सबसे मशहूर गणेश उत्सव मंडल लालबाग के राजा ने इस बार लालबाग के राजा की मूर्ति की स्थापना ना करने की पहल की है। हमारे साथ लालबाग के राजा के गणेश उत्सव मंडल के चीफ सेक्रेटरी है सुधीर जी सालवी। सुधीर सालवी, क्या निर्णय लिया है मंडल ने, क्यों लेना पड़ा इस तरह का निर्णय? लालबाग का राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल ये करोड़ों भाविकों का श्रद्धा स्थान है और ये साल में हम लोग गणेश उत्सव प्राण प्रतिष्ठा लालबाग के राजा की नहीं कर रहे, क्योंकि ये प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद यहाँ लाखों करोड़ों लोग आ सकते हैं। और आज मुंबई एवं महाराष्ट्र की कोरोना की परिस्थिति देखते हुए दिन ब दिन बढ़ते जाने वाला जो कोरोना का संसर्ग है उसके मद्देनजर रखते हुए हम लोग गणेश उत्सव आरोग्य उत्सव ऐसा करने वाले। आरोग्य उत्सव में क्या करने वाले हैं? गणेश उत्सव के 10 दिनों में 11 दिनों में क्या करेंगे? आरोग्य उत्सव मतलब हम लोग ये सब आज मुख्यमंत्री सहायता निधि के लिए 25 लाख रुपए डोनेशन हम लोगों ने दिया है, आज या कल में वही भेजेंगे। उसके बावजूद यहाँ जो मुंबई स्थित सब जो अस्पताल है वो ब्लड बहुत कम है, वहाँ ब्लड डोनेशन कैंप 11 दिन में होगा। और उसके बावजूद प्लाज्मा डोनेशन यहाँ से हम लोग अवेयरनेस के लिए केएम के साथ बात शुरू है, 15 दिन में हम लोग का वो फाइनल होगा, वो कर रहे हैं। चाइना बॉर्डर पे जो हमारे जवान शहीद हुए उनके कुटुंब का सम्मान करते हुए वीर माता वीर पत्नी उनका सम्मान करेंगे। 4 महीने में जो पुलिस शहीद हुए हैं यहाँ मुंबई में महाराष्ट्र में, उनके कुटुंब के प्रति वीर माता वीर पत्नियों का सम्मान करेंगे। तो लालबाग के राजा के बारे में कहा जाता था कि मुंबई में जितनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं वो सब वहाँ पहुँचती थी और वहाँ की जनता इतनी ज़्यादा आस्था से लबरेज होती थी कि वो नज़ारा अपने आप में अद्भुत होता था। लेकिन इस बार वो नज़ारा नहीं दिखेगा कोरोना की वजह से। इधर टिड्डियों का हमला अब भी कई इलाकों में देखा जा रहा है। हम आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं जिनमें यूपी के महाराजगंज और राजस्थान के करौली में टिड्डियों ने हमला किया है, जबकि जैसलमेर में टिड्डियों को भगाने के लिए ड्रोन से केमिकल का छिड़काव किया गया है। दिल्ली में हेलीकॉप्टर से केमिकल का छिड़काव किया गया है, इसका परीक्षण हुआ है। उधर टिड्डियों का दल भारत से नेपाल पहुंच गया है, जहां काठमांडू में रिहायशी इलाकों में लोगों ने थालियां बजाकर और शोर मचाकर टिड्डियों को भगा दिया है। तो 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं टिड्डियों के हमलों की, जिसमें टिड्डियों का हमला होता हुआ साफ नजर आ रहा है। महाराजगंज यूपी की तस्वीरें हैं, राजस्थान के करौली की तस्वीरें हैं, साथ ही काठमांडू की भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां टिड्डियों का दल पहुंच चुका है। दिल्ली और जैसलमेर की भी तस्वीरें आपके सामने हैं। राजस्थान के जैसलमेर में टिड्डियों ने खेतों पर हमला कर दिया। लोगों ने टिड्डियों को भगाने के लिए केमिकल का छिड़काव किया, जिसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा प्रशासन ने ट्रैक्टर में स्प्रे के जरिए केमिकल का छिड़काव किया। केमिकल के छिड़काव से टिड्डियों पर काबू पाया जा सका। भारत के कई राज्यों में नुकसान पहुंचाने के बाद टिड्डियों का दल नेपाल में घुस गया है। काठमांडू में टिड्डियों का दल रिहायशी इलाके में पहुंच गया, जहां लोगों ने शोर मचाकर और थालियां बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश की। उधर टिड्डियों के हमले को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए कीटनाशक के छिड़काव का परीक्षण किया। वायुसेना ने Mi-17 हेलीकॉप्टर के जरिए कीटनाशक का छिड़काव किया है। बताया गया कि कृषि मंत्रालय ने मई 2020 में ब्रिटेन की एक कंपनी के साथ करार किया था, जिसमें Mi-17 हेलीकॉप्टर में 800 लीटर के सिलेंडर लगाए गए, जिसके जरिए कीटनाशक का छिड़काव किया गया। इस प्रणाली के तहत 40 मिनट में 750 हेक्टेयर इलाके पर कीटनाशक का छिड़काव किया जा सकता है।
इस बीच बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि चीन की कंपनियों को किसी हाईवे प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साझेदारी में चीन की किसी कंपनी को इजाजत न देने की बात की है। चीन और भारत के सीमा विवाद के बाद जिस तरह से 15 जून की रात वो घटना हुई है, उसके बाद भारत काफी आक्रामक रुख में है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि चीन की कंपनियों को किसी हाईवे प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साझेदारी में चीन की किसी कंपनी को इजाजत न देने की बात कही है। तो ये बहुत ज़रूरी इस लिहाज से है कि जब प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि हम लोकल को वोकल करें, हम आत्मनिर्भर बने और साथ ही मेक इन इंडिया को बढ़ावा दें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले चीन से आने वाली कंपनियों या फिर हाईवे में जो भी कंपनियां साझेदार हैं उनको ख़त्म किया जाए। और ये लगातार भारत सरकार उन महत्वपूर्ण कदमों की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। न सिर्फ 59 ऐप को बैन किया गया है, बल्कि चीनी कंपनियों का जहां जहां निवेश है या हो सकता है वहां तक भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि अब उन कंपनियों को कोई मौका नहीं दिया जाएगा, भारत की कंपनियों को ही अवसर दिया जाएगा। साथ ही अब हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का स्टेटमेंट आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हाईवे प्रोजेक्ट के लिए हम चीन की कंपनियों के साझेदारी को नहीं स्वीकार करेंगे। विक्रांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी। विक्रांत, ये बहुत बड़ी खबर है और ये स्टेप अहेड हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से अगर आप हमारे साथ बर्ताव सही नहीं करेंगे सीमा पर, तो हम भी आपकी किसी चीज को हाथों हाथ नहीं लेंगे और अपने देश की चीजों को ज्यादा तवज्जो देंगे। देखिए, बिल्कुल काफी बड़ी खबर है और जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन मंत्री ने कहा है कि किसी भी चीनी कंपनी को इसमें शामिल नहीं होने दिया जाएगा और यहां तक कि जॉइंट वेंचर में भी अनुमति नहीं मिलेगी, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर है और भारत सरकार के कड़े रुख को भी दिखाती है कि जिस तरह से गलवान की घटना हुई थी उसमें भारत किसी तरीके का पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि लगातार भारत ने LAC के जो नियम थे, जो अंतर्राष्ट्रीय नियम थे, दशकों से उसका पालन किया था। और जिस तरीके से चीन की सेना ने वहां पर LAC के नियमों को ताक पर रखते हुए कार्रवाई की थी, उसका पूरा भारत अपनी तरफ से जो कार्रवाई करनी है वो सब अब करते हुए दिखाई दे रहा है। जी, शुक्रिया विक्रांत जानकारी के लिए। तो सच तो यह है कि चीन दुनिया भर में अब अकेला पड़ता जा रहा है। एक तो भारत ने चीन के 59 ऐप पर पाबंदी लगाई, उसे तगड़ा झटका दिया। तो वीगर मुसलमानों के मानवाधिकार के मुद्दे पर 27 देशों ने चीन में जांच की मांग उठा दी है। उधर अमेरिका ने चीन की कंपनी ZTE और हवावेई को सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। इस बीच दुनिया भर में तिब्बत की आज़ादी की मांग के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ तक कि हांगकांग में ही चीन की नीतियों का विरोध तेज हो गया है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार कोरोना के लिए चीन को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन और पाकिस्तान के झूठ को एक बार फिर करारा झटका लगा है। चीन और पाकिस्तान मिलकर कराची आतंकी हमले के लिए भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों ने भारत के खिलाफ प्रस्ताव का विरोध किया और चीन के समर्थन वाला पाकिस्तान का प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में नहीं आ सका। अब खबर आ रही है कि सुरक्षा परिषद के बयान में भारत का जिक्र नहीं होगा। और इस बीच सीमा पर जारी तनाव के दौरान सरकार ने चीन को एक और झटका दिया है। संचार मंत्रालय ने BSNL, MTNL और 4G का जो टेंडर है उसे रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि इसके लिए अब दोबारा टेंडर जारी किया जाएगा, जिसमें चीन की टेलीकॉम कंपनियों को मौका नहीं मिलेगा। सूत्रों का दावा है कि नए टेंडर में चीन की कंपनियों पर रोक लगाने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए नए नियम तय किए जाएंगे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक चीन की कंपनियों के उपकरणों के नेटवर्क की सुरक्षा पर उन्होंने सवाल उठाया था। तो चीन की कंपनियों को किस तरह से झटके पर झटका मिल रहा है, ये सबूत है कि अब MTNL और BSNL का जो 4G का टेंडर है उसे रद्द कर दिया गया है। बताया यह है कि अब दोबारा टेंडर जारी होगा और इसमें चीन की टेलीकॉम कंपनियों को मौका नहीं मिलेगा। सूत्रों का दावा है कि नए टेंडर में चीन की कंपनियों पर रोक लगाई गई है और वजह ये बताई गई है कि चीन की कंपनियों के उपकरणों से नेटवर्क की सुरक्षा पर सवाल उठते रहे हैं।
इधर मानवाधिकारों के उल्लंघन में चीन के खिलाफ विश्व स्तर पर घेरेबंदी हो रही है। वीगर मुसलमानों पर जुल्म के मामले में 27 देशों ने चीन में जांच टीम के दौरे की अपील की है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी समेत कुल 27 देशों ने यूएन मानवाधिकार परिषद में वीगर मुसलमानों का मामला उठाया। चीन में वीगर मुसलमानों के मानवाधिकारों का उल्लंघन आम बात है और लंबे समय से ये विवाद का विषय बना हुआ है। तो चीन की घेरेबंदी अब शुरू हो चुकी है और ये लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नजर भी आ रहा है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी समेत 27 देश ऐसे हैं जो यूएन मानवाधिकार परिषद में वीगर मुसलमानों का मसला उठा चुके हैं और ये कह रहे हैं कि आप एक दल भेजिए चीन वीगर मुसलमानों की स्थिति को जानने के लिए। भारत में चीन के 59 ऐप बैन होने के बाद चीन को एक और झटका लगा है। खबर है कि अमेरिका ने चीन की 2 बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ZTE और Huawei को ही देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। अमेरिका में दूर संचार के क्षेत्र पर नजर रखने वाली एजेंसी FCC यानी फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने दावा किया है कि इस बात के पर्याप्त सबूत मिले कि ZTE और Huawei के अमेरिका के नेटवर्क को खतरा हो सकता है। और कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कोरोना की महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, जिससे अमेरिका को भी जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो चीन से बेहद ज्यादा गुस्से में हैं। लोग इसे देख सकते हैं लेकिन मैं इसे महसूस कर सकता हूं। चीन पर नाराजगी जताते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, जैसा कि मैंने देखा कि ये महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, जिससे अमेरिका को भी ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, मैं चीन से बेहद ज़्यादा गुस्से में हूँ। लोग इसे देख सकते हैं लेकिन मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। मनी कंट्रोल प्रो ने एक स्पेशल ऑफर पेश किया है, जिसके जरिए आप भी भारत की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। मनी कंट्रोल प्रो पर आपको मिलेगा टेक्निकल एनालिस्ट से स्टॉक पिक्स। मनी कंट्रोल प्रो को आप सिर्फ ₹1 प्रतिदिन में सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए कूपन कोड PRO365 इस्तेमाल कीजिए।